और बच्चों क्या हाल चाल। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। एज़ यूजुअल मेरी वही बातें, आपको रजिस्टर पेन लेके बैठना है, साथ में मेरे साथ में प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस के अकाउंटेंसी आएगी नहीं। लाभ लाभ, ठीक है। चलिए, दिनेश लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार पेबल एज फॉलोज: 25 on application, 25 on allotment, 20 on first call, 30 on final call. Anil holding 100 shares failed to pay the amount of allotment in first call and his share were forfeited after the first call. Sunil holding 200 share failed to pay the amount due on final call and his share are also forfeited. Show the entries in cash book and journal of the company. चलिए ठीक है, हमें क्या करना है, कैश बुक भी प्रिपेयर करनी है और साथ में जर्नल एंट्रीज भी प्रिपेयर करनी है। अभी तक जो भी कैश बुक के क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको बोला कि कैश बुक हम सीखेंगे, तो यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग कर देते हैं। अब से जो भी कैश बुक का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। पहले मैं सारी एंट्रीज पास कर रहा हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि कैश बुक बनाते हैं तो क्या इम्पैक्ट रहेगा, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 5000, 25, 25, 20, 30। ओके, तो एंट्री स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं बताओ? 5000 मल्टीप्लाई बाई 25 रुपीज़, अमाउंट कितना आ गया? 1,25,000, 1,25,000। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन के पैसे को हमें ट्रांसफ़र करना है। बताओ कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट सेम ही रहेगी, 125 एंड 125। ठीक है, थर्ड एंट्री किसकी बनेगी? अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट भी 25 रुपीज़ का ही है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट सेम ही रहेगी, 25 रुपीज़ का, इसलिए 1,25,000, 1,25,000। फोर्थ एंट्री किस चीज़ की बनेगी? रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या लिखेंगे बताओ? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अमाउंट कितनी है? 1,25,000। एक बार चेक कर लेते हैं किसने पेमेंट नहीं किया था, क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं फटाफट। अनिल के पास 100 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 25, तो कितना हो गया? 2500। 1,25,000 माइनस 2500 इक्वल्स टू 1,22,500। देखो कुछ भी अलग नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से भी चल रहा हूँ। आप लोग भी साथ में करते हुए चलें, डाउट रहे तो आप पूछते हुए चलें, है ना? ठीक है, तो अभी तक हमने एप्लीकेशन को रिसीव किया, फिर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, फिर अलॉटमेंट को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, फिर रिसीव किया। अब किससे रिलेटेड एंट्रीज पास होगी? अब फर्स्ट कॉल से रिलेटेड एंट्रीज पास करेंगे। चलिए ठीक है, फिफ्थ एंट्री पास करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितनी है यहाँ पे? 20 रुपीज़ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल्स टू 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी? रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ये सेम ही पर्सन था जिसने हमें पैसे नहीं दिए। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में अमाउंट कितना चाहिए था? 1,00,000 रुपीज़। 100 शेयर पे हमें 20 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए, मतलब
2,000 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए, 1 लाख माइनस 2,000, बैलेंस कितना रिसीव हो गया 98,000। यहाँ तक हमने काम कंप्लीट कर लिया, बहुत सिंपल सी एंट्रीज थी, बस कॉल्स इन एरियर था वो हमने नोट कर दिया। अब क्वेश्चन में मेंशन है कि इसने जब फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं किया तो इसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। तो अब पहले फोर फीचर की एंट्री होगी और उसके बाद में फाइनल कॉल को ड्यू करना, रिसीव करना, ठीक है ना। तो चलो पहले फोर फीचर की एंट्री पास करते हैं। एंट्री नंबर 6 हो गई अपनी, एंट्री नंबर 7। फोर फीचर की क्या एंट्री बनती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आएगी आप सोचो, तब तक मैं आगे नोट करता हूँ। 2 शेयर फोर फीचर, फिर सोचो फोर फीचर में कौन सी लिखते हैं? कॉल्स इन एरियर्स में। आपने इतने टाइम में माइंड में ये सोच लिया होगा कि कौन सी वैल्यू हम कहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब मैं नोट करता हूँ। कैपिटल में आती है कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप कितनी है? 70 है। फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर फॉरफिट कर लिए, फाइनल कॉल इससे नहीं किया, 30 रुपीज़ का था। तो कॉल्ड अप मतलब इस पर्सन से हमने कितने पैसे मांगे, ठीक है, वही अपनी क्या है? कॉल्ड अप वैल्यू है। और कॉल्ड अप कितना है? 70, ठीक है। तो 100 इंटू 70 कितना हो गया? 7000। कॉल्स इन एरियर में कौन सी अमाउंट आएगी? दोबारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी 2500 और 2000 कैलकुलेट किया हुआ है। तो टोटल कितना हो गया बताओ? 4500। तो कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा बताओ? 4500। 7000 माइनस 4500, तो शेयर फोर फीचर की अमाउंट आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। और यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो 100 मल्टीप्लाई बाई 25। इसने केवल एप्लीकेशन का पेमेंट किया था, एप्लीकेशन के बाद में उसने कोई भी पेमेंट नहीं किया, यानी ना तो अलॉटमेंट का पेमेंट किया ना ही फर्स्ट कॉल का। तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट तो चला गया कॉल्स इन एरियर में, और जो एप्लीकेशन का पैसा है वो किस में चला जाएगा? शेयर फोर फीचर में। चलिए ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब हमें फाइनल कॉल करनी है। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे होगी? देखो 5000 शेयर थे, उनमें से 100 शेयर फॉरफिट कर लिए। अब इन पे कितने रुपीज़ अपने को रिसीव करने हैं? 30 रुपीज़ रिसीव करने, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1,47,000, 1,47,000, और इधर भी हो जाएगा 1,47,000। चलिए ठीक है। रिसीव करने की क्या एंट्री बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या लिखेंगे साथ में? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। 1,47,000 रुपीज़ हमें रिसीव करने थे, 1,47,000 रिसीव करने थे। अब हम इसमें चेक करते हैं कितने क्या रिसीव किए या किसने पैसे नहीं दिए। सुनील के पास 200 शेयर थे, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 30, यानी हमें 6,000 रुपीज़ नहीं मिले, तो कितने मिल गए? 1,41,000, ठीक है। हमने क्या किया? जो शेयर पहले फॉरफिट हो गए थे 100 शेयर 5000 में से माइनस कर दिया। अब शेयर कितने बच गए? 4900। अब 4900 पे हमें रुपीज़ कितने चाहिए थे? 30। लेकिन एक पर्सन जिसके पास 200 शेयर है उसने पेमेंट नहीं किया, तो कॉल्स इन एरियर में नोट कर दिया, और उसके शेयर को भी हम क्या कर लेंगे बताओ? फॉरफिट कर लेंगे। और फॉरफिट करने की क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब कैपिटल में कितना आएगा? तो देखो हमने 200 शेयर फॉरफिट किए जो फुल्ली कॉल्ड अप है, मतलब पूरे पैसे मांग लिए थे, पूरे कितने? 20,000, ठीक है। अब कॉल्स इन एरियर में कितना है? तो अभी हमने कैलकुलेट किया है 6,000 है। इसका मतलब सिंपल सा है, हमें 14,000 रिसीव हो गया था। यदि किसी के मन में हो कि हम 14,000 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखो 200 शेयर है, 70 रुपीज़ रिसीव हो चुके हैं और 30 रिसीव नहीं हुए, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 70 कितना होता है बताओ? 14,000। तो 14,000 आ जाएगा शेयर फोर फीचर में, और जो पैसे नहीं मिले वो किस में चले जाएंगे? कॉल्स इन एरियर्स में, ठीक है। जब हम सारी एंट्रीज करते हैं तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन जब कैश बुक बनवाई जाती है तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा 11th में लेके चलता हूँ। जब भी हम कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक पार्ट होता है सब्सिडरी बुक्स का।
सब्सिडरी बुक्स में और क्या आता था, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, बीआर बुक, बिल्स पेबल बुक, कैश बुक, और लास्ट में आता था अपना जर्नल। तो जो भी ट्रांजेक्शन बाकी सब्सिडरी बुक्स में नोट हो गया है वो जर्नल में नोट नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कैश बुक बनाएंगे तो बैंक की ट्रांजेक्शन कैश बुक में नोट होगी, मतलब जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में नोट हो गई उसके लिए जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन में आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ कि हमें क्या करना है। यदि हमें कैश बुक प्रिपेयर करनी हो तो हमें क्या करना है वो मैं आपको करके बताता हूँ। एक काम करते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट बना लेते हैं कैश बुक का, कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, वैसे इसमें लेज़र फोलियो आता है, लेज़र फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इसे इधर कर लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेज़र फोलियो और अमाउंट, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है वो ध्यान रखो। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री आपको पास नहीं करनी है यदि आप कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो। क्यों नहीं पास करनी है? क्योंकि बैंक की जो भी ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में नोट हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, देखो पैसा आता है डेबिट में लिखते हैं और जाता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। सेकेंड एंट्री पास करेंगे एकदम करेंगे, थर्ड करेंगे एकदम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ में वापस बैंक आ गया, बैंक वाली अमाउंट नहीं लिखनी है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,52,500, ठीक है। अब कॉल्स इन एरियर की एंट्री करो या नहीं करो वो आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से यही सजेशन है कि आपको कॉल्स इन एरियर की एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2500, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2500। फिफ्थ एंट्री एज इट इज होगी। सिक्स्थ एंट्री में वापस वही बात आ जाएगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, और जितना अमाउंट फर्स्ट कॉल पे रिसीव हुआ है वो लिख दो, टू शेयर फर्स्ट कॉल, और अमाउंट आ जाएगा 98,000, ठीक है। कॉल्स इन एरियर की सेम एंट्री हो जाएगी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब आगे चलते हैं, हमने 4 फीचर की एंट्री पास की, ये एज इट इज़ रहेगी। फाइनल कॉल को ड्यू किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस यहाँ पे देखो बैंक आया, तो बैंक में अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, 1,41,000। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेबिट साइड में टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,41,000। इधर इनका टोटल कर देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, और अमाउंट आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, और इधर भी टोटल आ जाएगा। तो देखो क्या है कि जब भी कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो उसे सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना होता है। सेपरेट अकाउंट किसका, एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है जो उसी इशू से रिलेटेड होता है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर की जो भी अमाउंट होगी वो उसी अकाउंट में सारी ट्रांसफर होगी। तो उसके लिए हम ऐसे मान लो कि सेपरेट कैश बुक भी बना रहे हैं, तो कैश बुक में केवल वही ट्रांजेक्शन अपने को देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, जो अपने को एप्लीकेशन रिसीव हुआ, अलॉटमेंट रिसीव हुआ, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। यदि री इशू करते तो री इशू पे बैंक की जो एंट्री होती, उन सब की जर्नल एंट्री पास नहीं करके उनको डायरेक्टली किस में नोट करते हैं, कैश बुक में। अब आगे जो भी कैश बुक का क्वेश्चन आएगा उसमें हम डायरेक्टली ऐसे ही करेंगे कि जो ट्रांजेक्शन बैंक की है वो डायरेक्टली किस में नोट करेंगे, कैश बुक में, और जो बाकी ट्रांजेक्शन है वो किस में नोट करेंगे, जर्नल एंट्रीज में, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे समझ में और आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।